दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। हम बहुत सारे जुमलों को सुनते हैं, बहुत सारे गीतों को सुनते हैं, गज़लों को और शायरी, बहुत सारी कविताओं को सुनते हैं, बहुत सारे नारों को सुनते हैं, बहुत पॉपुलर किस्म के नारे, बहुत सारे पॉपुलर गीत संगीत। लेकिन कई बार होता है कि हम नहीं जानते होते हैं कि इनका रचनाकार कौन है, इनको गढ़ने वाला कौन है। हम कई बार तो गायकों को जानते होते हैं, कोई फिल्मी गायक है, कोई क्लासिकल म्यूजिक का गायक है। कई बार होता है कि जुबान पे कोई नज्म, कोई गजल, कोई गीत इस कदर चढ़ जाती है कि लोग गाने वाले के नाम पे ही उस गजल को जानते हैं या उस गीत को जानते हैं। उसी तरह से बहुत सारे स्लोगन्स, बहुत सारे पॉलिटिकल स्लोगन्स, सोशल स्लोगन्स इतने ज्यादा पॉपुलर हमारे समाज में हैं, लेकिन हम नहीं जानते होते हैं कि इनको किसने गढ़ा था, पहली बार इन नारों को किसने सामने लाया था। जैसे दोस्तों, आज मैं आपको एक गीत सुनाता हूं, उसकी पहला मुखड़ा, बल्कि उसका एक दो लाइन और एक नारा आपके सामने मैं पेश करता हूं। पहले नारे को देख लीजिए आप। बचपन से, जब से बचपन, क्या जवानी, बुढ़ापा, जिस जिस उम्र में भी आप हों, हमेशा इस स्लोगन से आपका जरूर साबका पड़ता है। वो है इनकलाब जिंदाबाद। अब ये जो स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद, ये शहीद आजम भगत सिंह से आइडेंटिफाइड है। सभी लोग देश में कहेंगे कि ये भगत सिंह का नारा है, और सचमुच भगत सिंह का नारा है। भगत सिंह और उनके जो साथी थे, जितने साथी थे, सब इस नारे को लगाते थे। और आज तक भारत में ये हर राजनीतिक दल, हर विचारधारा, ज़्यादातर विचारधाराओं के लोग जो एक तरह से बदलाव के पक्षधर हैं, वो इस तरह का नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद कब से शुरू हुआ और किसकी वजह से शुरू हुआ, कौन था इसका रचनाकार? आज हम उसी व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम था मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी एक गीतकार थे, एक कवि थे, एक शायर थे, लेकिन और भी बहुत कुछ थे। क्या क्या वो थे, हम आज सब बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि इनकलाब जिंदाबाद का रचयिता कोई और नहीं, मौलाना हसरत मोहानी है। और मौलाना हसरत मोहानी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में मोहान गांव में पैदा हुए, मोहान इलाके में। और आपको बता दें ये भी कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है उसको उन्होंने गढ़ा था 1921 में, और कानपुर में पहली बार संभवतः ये लगाया गया था। कानपुर जो बिल्कुल उनके इलाके के बिल्कुल पास है, और जिस शहर से उनका बहुत पुराना नाता भी था। तो ये इनकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी साहब का नारा, यही भारत के क्रांतिकारी जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, उनका प्रिय नारा बन गया। इसको निश्चित रूप से पूरे मुल्क में पॉपुलराइज करने का काम क्रांतिकारियों ने किया, खास तौर पे शहीद आजम भगत सिंह और उनके तमाम साथी। और आज तक वो नारा भारत के हर गली, हर सड़क, हर इलाके में लगाया जाता है। जहाँ कहीं भी लोग बदलाव की बात करते हैं, जहाँ कहीं भी लोग संघर्ष की बात करते हैं, जहाँ कहीं लोग बेहतर कुछ हासिल करने की बात करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, ये हसरत मोहानी का गढ़ा हुआ नारा है। और दोस्तों, एक गीत आपने सुना होगा, एक जो अक्सर गुलाम अली, वैसे तो सबने इसको गाया है, अनेक लोगों ने गाया है, लेकिन गुलाम अली का गाया हुआ ये गीत बहुत मशहूर है। और वो गीत है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये जो गीत है, इस गीत के रचयिता का नाम भी था मौलाना हसरत मोहानी। लेकिन आप ये मत समझ लीजिए कि हसरत मोहानी केवल एक शायर थे या केवल एक नारे के जन्मदाता थे। इससे बहुत बड़ी चीज थी। यह तो अपने आप में दो चीजें मैंने जो बताई वो कुछ कम नहीं है, लेकिन वो इतनी बड़ी शख्सियत थे। और अचरज होता है कि अब तक हमारे देश में हसरत मोहानी साहब को जितना जाना जाना चाहिए, जितना उनकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, जितना उनके प्रति आदर होना चाहिए, जितना उनका एक तरह से नाम होना चाहिए, वो नहीं दिखता है। उनकी विरासत,
उनकी ग्रेटनेस, उनके कामकाज, उनको लेकर बहुत कम काम होता दिखा है। मैंने पता करने की कोशिश की कि हजरत मोहानी साहब पर कितना काम हुआ है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या और कहीं, तो बहुत अच्छी तस्वीर नहीं मुझे मिली। हो सकता है कि मेरा रिसर्च कम हो, लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए था। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि वो क्या क्या और उन्होंने किया अपने जीवन में। दोस्तों, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, साम्राज्यवाद के जब हम दास्ता में थे पूरा देश, तब आज़ादी की लड़ाई के लिए तरह तरह की कोशिशें शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले इस देश में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। शुरू के दौर में उसका एजेंडा अलग था, लेकिन बाद के दिनों में आज़ादी उसका एजेंडा बन गया। लेकिन पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस की बात कांग्रेस ने लंबे समय तक नहीं की। अगर स्थापना 1885 से लेकर के और 1920 तक देखा जाए, तो किसी भी जगह, किसी भी सम्मेलन में पूर्ण स्वराज की बात नहीं उठी, फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं उठी। सार्वजनिक तौर पे, सार्वजनिक पब्लिक मंच पे ये सबसे पहली बार ये आवाज उठी पूर्ण स्वराज की, फुल इंडिपेंडेंस की। वो 1921 में उठी अहमदाबाद की कांग्रेस में, यानी कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था अहमदाबाद का, उसमें यह आवाज उठी। और किसने उठाई ये आवाज? महात्मा गांधी ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, किसी और ने नहीं, मौलाना हसरत मोहानी ने उठाई ये आवाज। और वो आवाज उठाई उन्होंने अहमदाबाद की कांग्रेस में स्वामी कुमारानंद नाम के अपने एक साथी, और जो साथी उनके थे उनके साथ मिलके, और अनेक लोगों ने इसको इंडोर्स किया। जब उन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा, ये आवाज उठाई कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी के वो सदस्य थे, तो कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में जब उन्होंने बात ये उठाई कि हमें अब पूर्ण स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, तो दोस्तों ये 1921 का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो इस बात के लिए इतिहास में याद किया जाता है आज तक कि पूर्ण स्वराज की बात यहाँ उठी थी, और उठाने वाले कोई और नहीं, मौलाना हसरत मोहानी थे। और उन्होंने अपने साथी कुमारानंद, स्वामी कुमारानंद के साथ ये आवाज उठाई। एक और उनका परिचय मैं देता हूं। मौलाना हसरत मोहानी कांग्रेस में रहते हुए वह भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई कानपुर में, उसके संस्थापकों में से एक थे। अनेक लोग थे, सत्यभक्त और तमाम लोग थे, बहुत सारे लोग थे, ऐसे डांगे भी थे। तो इन तमाम लोगों के बीच मौलाना हसरत मोहानी भी भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के सम्मेलन में मौजूद थे, कानपुर में, जहां उनका घर बिल्कुल पास था। तो वो कम्युनिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कम्युनिस्ट थे, कोई साधारण कम्युनिस्ट नहीं थे। कांग्रेस में रहते हुए उनकी विचारधारा मार्क्सवाद, कम्युनिज्म से प्रभावित थी। और आप जानते हैं दोस्तों, एक दौर में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी एक पार्टी न होकर बल्कि एक मोर्चा थी, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हर विचारधारा के लोग काम करते थे। यहां तक कि संकीर्णतावादी भी काम करते थे, हिंदूवादी भी काम करते थे, बहुत सारे। और इसीलिए जब पहली कैबिनेट गठित हुई नेहरू की, तो उसमें हर विचारधारा के लोग शामिल थे। उसमें राइट विंगर हिंदू महासभा के जो एक समय, लंबे समय तक उसके कार्यकर्ता, सदस्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, आपके मुखर्जी साहब, श्यामानंद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी स्वयं उसके एक कैबिनेट के मेंबर थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में कम्युनिस्ट भी थे और राइट विंगर भी थे, दक्षिणपंथी भी थे, हिंदूवादी भी थे, हर तरह के लोग थे। स्वयं एक जमाने में मदन मोहन मालवीय इतने बड़े नेता कांग्रेस के थे, लेकिन उनका संबंध हिंदू महासभा से भी था, बहुत घनिष्ठता थी, बहुत इस मामले में बिल्कुल वो क्लियर थे। और भी कई नेताओं का नाम मैं ले सकता हूं,
लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी था कि हजरत मोहानी साहब जो कांग्रेसी थे, फ्रीडम फाइटर थे और वो कम्युनिस्ट भी थे। इसके अलावा आपको और एक बात बता दें कि मौलाना हसरत मोहानी, जब मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब पर कल प्रोग्राम कर रहा था तब भी मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा कि भारत की संविधान सभा में जम्मू कश्मीर को लेकर जब आर्टिकल 306A, जिसको बाद में 370 कहा गया, जिसको 2019 में हमारी मौजूदा सरकार ने ख़त्म कर दिया, उसको निष्प्रभावी कर दिया उस अनुच्छेद को, तो 307 का जो अनुच्छेद जब संविधान सभा में डिस्कस किया जा रहा था तो वो 306A था। तो ये 370 अनुच्छेद को का विरोध करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे उस वक्त। मैं संविधान सभा की बात कर रहा हूं। बाद के दिनों में उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, नेहरू कैबिनेट में से इस्तीफा दिया, लेकिन नेहरू कैबिनेट का इस्तीफा जो था वो भी 370 को लेकर नहीं था, वो नेहरू लियाकत पैक्ट को लेकर था। तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम 370 का विरोध दर्ज जो होना है वो इतिहास में याद किया जाता है, लेकिन मौलाना हसरत मोहानी कैसे उन्होंने संविधान सभा में चिल्लाकर, यानी तेज आवाज में, क्योंकि वहां पर बहस हो रही थी, कोई उनको टाइम नहीं मिल रहा था, उन्होंने खड़े होकर और कहा कि 370 का हम विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत के शेष लोगों के साथ अन्याय करती है ये धारा। हमें भी क्यों नहीं उस तरह की स्वतंत्रता दी जा रही है, उतना प्रिविलेज हमें क्यों नहीं मिल रहा है, ये बात उन्होंने कहा। और ये बात जब उन्होंने कही तो इसको बहुत लोगों का ध्यान इस पर गया। तो वो आर्टिकल 370 के संविधान सभा में रहकर एक विरोधी भी थे। ये अलग बात है कि जब वोटिंग कंप्लीट हुई तो उनका वोट विरोध में दर्ज नहीं हुआ, संभवतः उन्होंने अपना मौखिक के विरोध दर्ज कराकर वोटिंग में उसको शो नहीं किया, जहां तक मैंने रिकॉर्ड जितना मैं देख सका उतनी। अब आपको बताएं कि मौलाना हसरत मोहानी कमाल के आदमी थे। जब वो संविधान सभा के मेंबर थे, तो वो बहुत साधारण जगह रहते थे, कहीं संभवतः दिल्ली के सुनहरी मस्जिद जो इलाका है वहाँ कहीं छोटी सी जगह पे रहते थे। और जब वो इतने बड़े आदमी थे तो वो बाहर भी जाते थे तो किसी मस्जिद में सो जाते थे, कहीं किसी धर्मशाला में सो जाते थे, किसी दोस्त के घर सो जाते थे। उन्होंने शायद ही जीवन में कभी कोई बड़ा मकान, कोई दुख ऐसा कुछ बनाया, कुछ नहीं। और यही नहीं, वो कई बार जेल गए। बहुत सारे नेता तो जेल ही नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। जैसे बहुत सारे लोग जो आजकल बताते हैं कि वो कैसे उनके नेता बहुत बड़े आज़ादी के वो थे, लेकिन वो कई बार जेल ही नहीं गए साहब। अब जैसे आरएसएस, बीजेपी जो आज जो बहुत सत्ता में सबसे जो तेज़ आवाज़ है सत्ता की, हालांकि सत्ता में हिस्सेदारी कई जगह छोटी छोटी पार्टियों की भी है और स्वयं केंद्र में भी है, लेकिन देश की सत्ता तो बीजेपी चला रही है। तो बीजेपी के जो पूर्वज थे, यानी जनसंघ के, या मान लीजिए आरएसएस के भी, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जेल गए होंगे, बहुत कम, इक्का दुक्का। जैसे आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार साहब थे, वो संस्थापक तो थे ही आरएसएस के, लेकिन वो कांग्रेस के कुछ समय तक सदस्य भी थे और बल्कि जिला कमेटी में, और जिला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी थे। वो एक समय जेल गए थे, ये बात सही है, लेकिन बहुत इक्का दुक्का लोग आप पाएंगे। लेकिन यहाँ संविधान सभा में कांग्रेस के जो लोग थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के, बहुत बड़े पैमाने पर वो लोग जेल गए थे। उसमें हसरत मोहानी साहब जो शायर और बहुत ही ग्रेट फ्रीडम फाइटर के अलावा बहुत ही शानदार लेखक, बुद्धिजीवी, कवि, हर तरह के व्यक्ति थे सामाजिक जीवन में, इतनी सारी हिस्सेदारी उनकी हर मोर्चे पर थी, वो बार बार जेल गए। तो ये एक अजीब दास्तां है उनकी, अजीब एक उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। लेकिन देखिए उस व्यक्ति के बारे में जिसमें इतनी अद्भुत प्रतिभा है, अद्भुत प्रतिभा, लेकिन उनके नाम पर बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूट हो, बहुत बड़ा कोई विश्वविद्यालय हो, ऐसा नहीं दिखता। और आजकल के जो नेता हैं, पता चला कि कोई नहीं उनके रोल के बारे में जानता है, उनके योगदान के बारे में जानता है। उनके नाम पर रेलवे स्टेशन हो जाता है, उनके नाम पर विश्वविद्यालय हो जाता है, उनके नाम पर महाविद्यालय हो जाता है, उनके नाम पर क्या क्या नहीं हो जाता है। लेकिन मौलाना हसरत मोहानी के नाम पर इक्का दुक्का जगहों पर चीज़ें हैं। अब जैसे दिल्ली जो देश की राजधानी है, मैंने पता करने की कोशिश की कि उनकी स्मृति को
उनकी मेमोरी को सजो कर रखने वाली कोई चीज़ है क्या? तो पता चला कि दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक लेन का नाम मौलाना हसरत मोहानी के नाम पर है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो ही बचा है कि नहीं नाम, या उस पर किसी और की पट्टिका लग गई, कोई और पट्टी लग गई किसी के नाम की, तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक लेन है। दूसरी बात कि एक और पता चला कि साहब दिल्ली में भारत सरकार ने कुछ वर्ष पहले एक डाक टिकट उनके नाम पर जारी किया था। चलो, डाक टिकट तो असंख्य लोगों के नाम पर जारी होता है, उनके नाम पर भी जारी हो गया। एक और पता चला कि मुंबई में, जो पहले बॉम्बे था, तो बंबई जब था तब की बात है, हसरत मोहानी साहब के नाम पर एक चौक है और एक सड़क भी है। इसके अलावा कानपुर में भी एक चौक है, एक सड़क है और एक हॉस्पिटल है कानपुर में। अब पता नहीं अभी क्या स्थिति है, लेकिन रिकॉर्ड पर यह है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लाहौर और कराची में भी है। लाहौर में भी एक रोड है, कराची में हसरत मोहानी लाइब्रेरी भी है, हसरत मोहानी साहब के नाम पर एक लाइब्रेरी भी है। ये एक अच्छी बात है कि लाइब्रेरी है, पढ़ा लिखा आदमी, एक विद्वान आदमी, लाइब्रेरी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छा होता कि कोई विश्वविद्यालय होता, एक ऐसे बड़े लेखक, बुद्धिजीवी, शायर, रिवोल्यूशनरी, अब कई लोग कह सकते हैं कि जो शायर चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, इस तरह का रोमांटिक गीत लिख सकता है, वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा कैसे लगाता है? तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि क्रांति करना, इनकलाब करना, बदलाव की राजनीति करना और रोमांटिक गीत लिखना, दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है। क्रांति स्वयं एक रोमांस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप सोचेंगे नहीं, जब आप विजुलाइज नहीं करेंगे, आपके अंदर कल्पनाशीलता नहीं होगी, सपने नहीं देखेंगे, तो आप क्रांति क्या करेंगे? तो मैं समझता हूं कि ये जो रोमांटिक आपको उनकी रचना दिखाई दे रही है, वैसे ही क्रांति भी एक बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही खूबसूरत, बदलाव की चाहत अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चाह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, आज ये अपना छोटा सा कार्यक्रम मौलाना हसरत मोहानी की याद में मैं समर्पित करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।